जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज हम जो कक्षा 8 की ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है कृषि। कृषि जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत शामिल है। जैसे कि किसी भी पौधे के बोने से लेकर उसके बड़े होने तथा उसके उत्पाद के रूप में परिवर्तित होने तक की क्रिया के उत्पाद के रूप में परिवर्तित होने तक की क्रियाओं के को लगा मिलाकर 3 क्रियाएं होती है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। किनको शामिल किया जाता है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत? जिनका संबंध डायरेक्ट मतलब प्रकृति से उत्पादन लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित क्रियाएं होती है। और इसके अच्छे उदाहरण है कृषि, मत्स्य और संग्रहण। और द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, मतलब इनका उपयोग कर कुछ नई चीज बनाना, उसको उद्योग के अंतर्गत लेते हैं, उसको द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। नवीन चीज का उत्पादन करना द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। तृतीय क्रियाएं वे होती है जो प्राथमिक क्रिया और द्वितीय दोनों, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करती है और सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान करती है, तो उसको तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं, जैसे व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, विज्ञापन है। ये सब तृतीय क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे एक टीचर होता है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो उसकी सेवा कौन सी होगी? तृतीय सेवा होगी तृतीय के अंतर्गत। क्योंकि जो भी कोई सेवा कार्य होता है, जैसे परिवहन का मान लो, चाहे कोई अध्यापक के द्वारा किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये सब बैंकिंग का कार्य है और परिवहन का कार्य है, साधनों में भर के चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कृषि कृषि कैसी क्रिया है? एक कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है कृषि? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलें, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कृषि में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुओं का पालन करना, ये सब किसमें शामिल किया गया है? प्राथमिक क्रिया में शामिल किया गया है। विश्व में, पूरे विश्व में 50% लोग किससे जुड़े हैं? कृषि से संबंधित क्रियाओं में कार्य करते हैं। कितने? विश्व की 50% जनसंख्या कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप है उनमें सम्मिलित है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि के लिए क्या क्या अनिवार्य है? अनुकूल स्थलाकृति, जैसे कहीं उबड़ खाबड़ हो, पर्वत हो, तो ऐसी जगहों पर कृषि आसानी से नहीं की जा सकती है, तो इनके लिए अनुकूल जलवायु और अच्छी भूमि आवश्यक है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। क्या कौन सी भूमि कहलाती है? कृषिगत भूमि कहलाती है या कृषि योग्य भूमि कहलाती है, जिस पर कृषि की जाती है या फसलें उगाई जाती है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसलों के उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टी, तापमान, वर्षा, सब पे क्या निर्भर करती है? कृषि। तो जब ये सारी परिस्थितियां कृषि योग्य होती है तो ही उस जमीन पर कृषि की जा सकती है। तो कृषि में देखिए, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि में
मृदा की जुताई, फसलों को उगाना पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम उत्पादन से संबंधित। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है, और रेशम के कीड़ों का पालन किस पे किया जाता है, शहतूत के पेड़ों पर। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, कृषक की आय में सहयोग करता है। फिर नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब मत्स्य पालन। मत्स्य पालन विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में भी किया जाता है। फिर विटीकल्चर। विटीकल्चर मतलब द्राक्ष कृषि या अंगूर की खेती। तो विश्व के कई देशों में अंगूर की खेती भी की जाती है। हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर का मतलब उद्यान कृषि। उद्यान कृषि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, मतलब बेचने के प्रयोजन से इन फलों, फूलों और सब्जियों को उगाया जाता है और वाणिज्य एवं व्यापार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, मतलब पूरी जो खेती है उसको एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। मतलब कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बीज, उन्नत बीज, और उर्वरक मतलब खाद, और जो मशीनरी जो कि ट्रैक्टर है बुआई के लिए, कटाई के लिए, और जो बाद में धान कुटाई होती है उसके लिए, तो इन सब की आवश्यकता होती है। उसको थ्रेसर की भी आवश्यकता होती है जिसमें होके जो गेहूं वगैरह जो भी खेती करते हैं उसको निकाला जाता है, तो वो मशीनरी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार। कृषि मुख्यतः तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो निर्वाह कृषि, दूसरी कौन सी होती है, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दो मुख्य प्रकारों में कृषि को वर्गीकृत किया गया है, और ये किस आधार पर किए गए हैं, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें देखते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह का मतलब इस प्रकार की कृषि केवल जीवन यापन के लिए ही की जाती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, मतलब ज्यादा प्रौद्योगिकी की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, और पारिवारिक श्रम, परिवार के लोग मिलकर ही उसमें कार्य करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये जो निर्वाह कृषि है इसको भी दोबारा दो भागों में बांटा जाता है, एक तो गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। इन दो भागों में इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब इसमें से अपन पढ़ लेते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर, मतलब छोटे जमीन के टुकड़े पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल इसमें मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इससे ज्यादातर क्या होता है कि परिवार के पालन पोषण के लिए ही ये खेती की जाती है। फिर नेक्स्ट है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में देखो स्थानांतरित कृषि या चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। जैसे कि पहले किसी ने देखा होगा कि एक साथ मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान की साइड से पूर्वी राजस्थान में भेड़ चराने वाले, और उनके साथ बहुत सारे ऊंट वगैरह आते थे, और वो अपने पूरे परिवार के साथ और ऊंटों की पीठ पर वो लदे हुए होते थे उनके घरेलू जो उपयोग में आने वाले सामान है।
तो ये लोग क्या करते थे, स्थानांतरित, इस तरीके की जनजातियां स्थानांतरित कृषि या चलवासी, मतलब चलते चलते एक, क्योंकि ये एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे, तो इस प्रकार से की जाने वाली खेती। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, दहन एवं कर्तन भी कहते हैं, इस कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। तो इस प्रकार की खेती करते थे ये चलवासी और पशुचारण करने वाले लोग। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वो लोग उस भूमि को छोड़ देते हैं और अन्यत्र कहीं दूसरे स्थान पर जाकर इसी तरीके से वो खेती करते हैं। स्थानांतरित कृषि को दहन एवं कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और स्थानांतरित जो कृषि है इसको विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे झूमिंग कृषि, तो इसको उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है। क्या कहा जाता है उत्तरी पूर्वी भारत में? झूमिंग कृषि। मिल्पा, इसको मैक्सिको में कहा जाता है। मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है? मैक्सिको में। और रोका ब्राजील में कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है इसको? रोका। और लदांग कौन से देश में कहा जाता है? मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। फिर चलवासी पशुचारण, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है इस प्रकार की खेती। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं, भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद भी प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। कौन सी? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में जो फसलें उत्पादित की जाती है और जो पशुपालन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वह बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। जो भी चीज होती है जो बाजार में क्या है? बेचने के लिए होती है। व्यापार वाणिज्य के हिसाब से यह खेती की जाती है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। पूंजी का उपयोग भी इसमें ज्यादा किया जाता है। अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसमें मशीनों के द्वारा किया जाता है, न कि मनुष्यों के द्वारा इसमें किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। इनमें गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। विरल आबादी मतलब छितरी हुई जनसंख्या पाई जाती है वहां पर, सघन बसा हुआ क्षेत्र नहीं है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मतलब वहाँ उन देशों में ज्यादा ठंड पड़ती है इसलिए ज्यादा फसलें नहीं उगाई जा सकती। वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है मिश्रित कृषि। ये भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और जो पशुधन है उसके पालन के लिए किया जाता है, पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है।
रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत जो जिन फसलों का रोपण किया जाता है वो है जैसे कि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास। मतलब इसमें इन चीजों की एकल फसल उगाई जाती है, मतलब एक ही फसल की जाती है। जैसे काजू ही बोए जाएंगे या कपास ही बोई जाएंगी, केला बोया जाएगा एक स्थान पर ज्यादातर। तो इस तरीके की फसलें उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, मतलब परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है जिससे कि उनको उस उत्पादन को भर के बाजारों तक पहुंचाया जा सके। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत तथा श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट है मुख्य फसलें। मुख्य फसलें जैसे चावल, ये विश्व की मुख्य फसलों में है चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, क्योंकि जहां पर वर्षा अधिक होती है और तापमान अधिक होता है ऐसे स्थानों पर चावल को उगाया जाता है और इन स्थानों का यह मुख्य भोजन है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन का प्रथम स्थान है विश्व में चावल के उत्पादन में, तथा भारत का कौन सा स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है चावल के उत्पादन में। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है गेहूं। चावल के बाद विश्व में दूसरी मुख्य फसल है गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय, जब मतलब फसल को काटा जाता है गेहूं की, तो उस समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूं उत्पादन के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है तथा रबी की फसल है गेहूं भारत के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। इसको मिलेट को मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है और यह कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में भी उगाया जा सकता है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश है। इन देशों में भी इनको ज्वार, बाजरा और रागी को उगाया जाता है और ज्वार, बाजरा और रागी को मिलेट्स यानी मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन इनके खाने से मतलब आयरन की पूर्ति होती है और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं मिलेट्स। फिर नेक्स्ट है मक्का। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है कपास। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा 200 से 210 दिन तक पाला रहित, मतलब पाला रहित मौसम, साफ मौसम होना चाहिए। 200 से 210 दिन तक साफ मौसम में दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है
और जो कपास की फसल है वो काली मिट्टी में सर्वोत्तम प्रकार से उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर नेक्स्ट है पटसन। पटसन, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरे रेशे के रूप में भी पटसन को जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है। फिर नेक्स्ट है कॉफी। कॉफी, इसके लिए कॉफी के लिए जो उगाने के लिए जो दशाएं हैं वह गर्म और आर्द्र जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। तथा अपवाहित दोमट मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। विश्व में अगर पूछ लिया जाए कि कॉफी का अग्रणी उत्पादक मतलब प्रथम स्थान पर आने वाला देश कौन सा है, तो ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। फिर नेक्स्ट है चाय। चाय कहाँ पर उगाई जाती है? चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, मतलब पीने के रूप में चाय का उपयोग किया जाता है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, जिससे कि इसकी जड़ों में पानी भरा न रहे। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसकी पत्तियां कोमल होती है और उनको चुनने के लिए श्रमिकों की बहुत आवश्यकता होती है। कृषि का विकास। कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की जो बढ़ती मांग है, वही जो जनसंख्या है वो तो दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन भूमि का क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ रहा है। तो उसका ही विकास किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन किया जाए, कम क्षेत्र में अधिक फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त करना, इसको कृषि का विकास कहा जाता है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, क्योंकि मशीनों के द्वारा बोने से भी कृषि के का विकास होता है। समय भी कम लगता है। किसी एक खेत की बुआई करने में अगर मशीनों के द्वारा बुआई की जाती है तो कम समय लगेगा, और प्राचीन तरीके से जो खेती की जाती थी जिसमें हल बैल का उपयोग करके की जाए तो उसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको खाद्य सुरक्षा मतलब खाने के लिए वस्तुएं, खाने के लिए अनाज पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना होता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर कौन सी कृषि करते हैं? गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जो बड़े बड़े खेत होते हैं वो वाणिज्य एवं व्यापार के लिए उपयुक्त होते हैं। छोटे खेत होते हैं तो वो उसमें गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जिससे कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका पालन पोषण हो सके। बड़ी जोतें वाणिज्य के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जोतें पाई जाती है और वहां पर व्यापार वाणिज्य के हिसाब से ही फसलें उगाई जाती है। आओ अब हम दो फार्मों की तुलना करते हैं, भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म। वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत का एक फार्म
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल तथा दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती जो करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य भी है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में उसको सलाह भी देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज और किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए बैंक से क्या लेता है, ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, क्योंकि निकलते ही वो ज्यादातर बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास उस उत्पाद को रखने की जगह नहीं होती। इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। मतलब कि उस समय उस चीज का कोई भाव नहीं होता बाजार में, फिर भी वो बेचने के लिए विवश होता है, क्योंकि उसको पास रखने के लिए जगह नहीं होती। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मतलब ये तो एक भारत का किसान है, उसके बारे में बताया गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः उस फार्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित ओयाओ राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। मतलब अकेले इस किसान के पास, जो होरन के पास कितनी भूमि है, 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगी। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए ले जाता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, इसकी वह जांच कराता है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसको मतलब पहले पता लग जाता है कि कौन सा खाद देना है, कितनी मात्रा में देना है और मिट्टी में कितने पोषक तत्व है या नहीं, क्योंकि वो उसकी जांच करवा लेता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है। उसके पास, उस अमेरिका के किसान के पास कंप्यूटर भी है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों से बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। और अनाज स्वचालित अन्न भंडारण में संचित किए जाते हैं। मतलब उसके पास जो अनाज उत्पन्न होता है, उत्पादन करता है वो, तो उसके भंडारण के लिए भी उसके पास सुविधा होती है। अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि वह एक खेतीहर किसान की तरह कार्य करता है। वो एक तरीके से व्यवसाय करता है, वो खेतीहर किसान की तरह कार्य नहीं करता। अब
नेक्स्ट है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लें। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील है। इसी के साथ आज अपनी क्लास कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।